अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 82। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि विष्णा इस वक्त नाइट क्लब में ही मिलेगा। इसने आईने के सामने खड़े होकर अपना जायजा लेते हुए काले खां से दरियाफ्त किया। इस वक्त इसे आईने में अपना अक्स की सूरत जो चेहरा दिखाई दे रहा था वो खुद इसके लिए भी कुछ अजनबी सा था। बर्गर कटिंग के साथ सुनहरी माइल बालों को हमरंग फ्रेंच कट दाढ़ी, भूरी आंखें, नाई के दाएं जाने मोटा सा मस्सा, पिशानी पर किसी मुंदमिल हो जाने वाले पुराने जख्म का छोटा सा निशान और किसी जादू से लोशन की मदद से बेतहाशा गोरी हो जाने वाली रंगत ने इसको यकसर बदल कर रख दिया था। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी जिस्म पर मौजूद स्किन टाइट पैंट, भड़कीली सियाह आस्तीन की टी शर्ट और गले में लटकती 3 अदद मोटी जंजीरों ने पूरा कर दिया था। इस हुलिये में वो साफ साफ कोई ऐसा नो दौलतिया जवान दिखाई दे रहा था जो खुद को फैशनेबल जाहिर करने के चक्कर में नमूना बना बैठा था। हुलिये की तब्दीली काले खान की मरहून मन्नत थी। इसे इस कदर तब्दील करके इसने साबित कर दिया था कि वो एक अच्छा मुंतजिम ही नहीं, बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट भी है। विष्णा के बारे में ये सारी मालूमात नहायत एहतियात से जमा की गई हैं, इसलिए मैं ये तो यकीन से कह सकता हूँ कि अपने मामूल के मुताबिक इसे इस वक्त नाइट क्लब में होना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से आज इसके मामूल में कोई तब्दीली आ जाती है तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। काले खान ने नहायत साफ़गोई से इसके सवाल का जवाब दिया। वो तो फिर इसकी या मेरी किस्मत की बात होगी, और किस्मत के उलट फेर से बचना किसी के बस की बात नहीं है। माज जवाब में मुस्कुराकर बोला और सूल पर बैठकर एक जानिब रखे जूते पहनने लगा। आप जो करने जा रहे हैं, क्या आपने इसके बारे में हतमी तौर पर सोच लिया है? मेरा मतलब है कि क्या आप इसके खतरनाक नतीजे भुगतने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? इसे बिल्कुल तैयार देखकर काले खान ने झिझकते हुए पूछा। मैं खुश उम्मीदी ज़्यादा रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन बहरहाल ख़तरनाक काम करते हुए इंसान को ख़तरनाक नतीजे के बारे में सोचना तो पड़ता है। माज ने बेपरवाह से अंदाज में इसके सवाल का जवाब दिया। मैं मौजूदा हालात की वजह से तशवीश का शिकार हूँ। पिछले कुछ अरसे देश के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं उन्होंने पहले ही पुलिस वगैरह को अलर्ट कर रखा था, लेकिन कल होने वाले वाक़े के बाद तो हालात बिल्कुल नाजुक हो गए हैं। मुझे डर है कि कहीं आप किसी मुश्किल में न फंस जाए। काले खान अपनी गुफ्तगू में कहीं कहीं एक आदर हिंदी का बोल जाता था, वरना वैसे इसकी उर्दू खासी साफ थी। आपकी हुकूमत आए दिन इस किस्म के घटिया ड्रामे रचाने की आदी है। इन ड्रामों से भारत के प्रोपेगेंडा मीडिया और बेवकूफ़ अवाम के सिवा अब कोई मुतासर नहीं होता। इसने जैसे कान पर से मक्खी उड़ाई। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल के हमले में पाकिस्तान के जिन 3 चहीते रहनुमाओं को फरार करवाने की कोशिश की गई थी वो दरअसल हमारी हुकूमत का ड्रामा था। काले खान को जैसे इसकी बात का यकीन नहीं आया। बिल्कुल ड्रामा था, वरना हम इतने नाअहल नहीं कि एक तो अपना मिशन पूरा न कर सके, दूसरे सारे के सारे मौके पर ही मारे जाएं। वो कल की खबरें देखने के बाद से वैसे बहुत तबावत, इसलिए काले खान को कतई तलखी से जवाब दिया। खबरों के मुताबिक हमला उस वक्त किया गया था जब पाकिस्तान के मंजूर नज़र 3 अफराद को अदालती कार्रवाई के लिए जाया जा रहा था। हमलावर 2 गाड़ी और 4 अदद बाइक्स पर आए थे। उन्होंने हमले के दौरान हैंड ग्रेनेड्स और दूसरे जदीद असले का बेतहाशा इस्तेमाल किया था। चुनांचे वक्ती तौर पर कैदियों की हिफाजत पर मामूल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों पर गालिब आने में कामयाब रहे थे। शायद वो अपने मतलूबा अफराद को लेकर फरार हो जाने में भी कामयाब हो जाते, लेकिन किस्मत से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ों ने करीब से गुजरती सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 गाड़ियों को मुतवज्जो कर लिया। फोर्सेज के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर हमलावरों पर ज़बरदस्त मुकाबला किया और फरार होने की कोशिश करते तीनों कैदियों समेत तमाम हमलावरों को हलाक करने में कामयाब रहे। कल से भारतीय मीडिया अपने फोर्सेज के जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी का राग लाप रहा था और हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में मसरूफ था। मास के सारे ड्रामे में शायद हकीकत की कोई रमक दिखाई दे ही जाती अगर तीनों मकतूल कैदियों के नाम इसके लिए शनासा न होते। एजाज, अब्बास और सलीम दुरानी, ये तीनों नाम इसने सोनिया की जुबान से सुने थे। सोनिया का दावा था कि हुकूमत पाकिस्तान इन 3 अफराद को रिहाई दिलवाने में दिलचस्पी रखती है और इनकी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालने के लिए भारतीय सरजमीन पर कार्रवाई करना चाहती है। मास को सोनिया की इस कहानी पर इस वक्त भी यकीन नहीं आया था और इस खबर के बाद तो इसे यकीन हो गया था कि सोनिया इसे कायल करने के लिए ही धोखाधड़ी से काम ले रही थी। इसे अच्छी तरह याद था कि इस वक्त इसने इन तीनों अफराद की रिहाई के लिए सोनिया के सामने बराह रास्त एक्शन की तजवीज़ रखी थी, लेकिन सोनिया ने वो तजवीज़ ये कहकर रद्द कर दी थी कि इन तीनों को सख्त हिफाजती हिसार में रखा गया है और इस हिफाजती हिसार को तोड़कर इन्हें वहाँ से फरार करवाना अमलन नामुमकिन है। अब वो नामुमकिन काम इस तरह मुमकिन हो गया था कि भारतीय हुकूमत खुद इन तीनों को सख्त हिफाजती हिसार से निकाल कर सड़क पर ले आई थी। जहाँ इनकी रिहाई के एक तरफ मुनज़्ज़म हमला मुमकिन हो गया तो दूसरी तरफ तीनों कैदियों और हमलावरों को ठिकाने लगाने का मुकम्मल इंतजाम भी मौजूद था। इस हमले के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई थी और भारत आलमी बरादरी को यह बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि
वो तो एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। क्या आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी खुफिया इदारे से है? काले खान ने इसके इस जुमले से जाने क्या नतीजा अख्ज़ किया था, इससे पूछ बैठा। हमसे मेरी मुराद अपने खुफिया इदारों के बहादुर हैं। तुम मुझे इन काबिल फ़ख्र लोगों से कहाँ मिला रहे हो? मैं तो एक आमसा पाकिस्तानी शहरी हूँ जिसे हालात की सिस्टम ज़रीफ़ी ने यहाँ ला पटखा है। इसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ काले खान के सवाल का जवाब दिया और एक बार फिर आईने के सामने खड़ा होकर अपना जायज़ा लेने लगा। मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था। मैं मान लेता हूँ कि आपका पाकिस्तान के किसी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि आप कोई आम फर्द हैं। आम लोग ना तो आप जितनी कुव्वतें बर्दाश्त रखते हैं, ना इस तरह सोचते और अमल करते हैं जिस तरह के मैंने आपको देखा है। काले खान ने साहब को इससे मुतल्लिक अपना रज़िया बयान किया तो वो कुछ खामोश सा हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने अपने मुतल्लिक को झूठ नहीं कहा है। हाँ, बस इतना है कि कुछ सच जो मैंने तुम्हें बताए नहीं, और ऐसे सच हर शख्स की ज़िंदगी में होते हैं जो वो किसी के सामने बयान नहीं कर पाता। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी सच्चाइयाँ नहीं हैं? इसकी सवाल नज़रें काले खान के चेहरे पर जाकर टिकी तो इससे अपनी नज़रें चुरा ली। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, तो बस फिर ठीक है, मेरे मुतल्लिक ये सारी तफ्तीश ख़त्म कर दो ताकि मैं अपने काम से निकलूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा लेट होने पर विश्ना ही हाथ से निकल जाए। इसने एक मेज़ पर रखा हेलमेट उठाते हुए कुछ उजलत का मुजाहरा किया। बैकअप पर 2 आदमी मौजूद होंगे। किसी भी ज़रूरत या मुश्किलों के बाद आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। काले खान से याद दहानी करवाई, जिसका जवाब इसने महज सर हिलाकर दिया और बाहर की तरफ बढ़ गया। रात के इस पहर हस्बे मामूल घर में कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। राधा देवी भी एक दिन के क्याम के बाद अपनी शूटिंग पर चली गई थी। इस एक रोज़ा क्याम में एक बार दोपहर के खाने पर इससे मुलाकात हुई थी, जिसमें राधा ने इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने के साथ साथ काले खान को एक बार फिर इसका ख्याल रखने और ज़रूरत पूरी करने की ताकीद की थी। अपना ख्याल रखेगा। जब वो हेलमेट सर पर पहनकर अपने लिए मुहैया की गई हैवी बाइक पर सवार हो रहा था तो इसके पीछे पीछे बाहर तक चले आने वाले काले खान ने इसे ताकीद की। जवाबन इसने महज सर को जुम्बश दी और वहाँ से रवाना हो गया। जिस नाइट क्लब में विश्ना की मौजूदगी की इत्तला थी, वहाँ तक पहुँचते में इसे तेज़ रफ्तारी के सबब महज 20 मिनट ही लगे थे। बाइक पार्किंग में खड़ी करके वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर का माहौल वही था जो किसी नाइट क्लब का हो सकता था। तेज़ म्यूज़िक, खनखनाते कहके, थिरकते जिस्म, आपस में टकराते जाम और धुआं से फिजा। आदि न होने के बाद इसने बदबू और धुएं से भरी इस फिजा में अपना दम घुटता महसूस किया, लेकिन मकसद के उसूल के इस घुटनज़दा माहौल को बर्दाश्त करना ही था। वो वहाँ मौजूद अफराद का जायज़ा लेता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ गया। अभी तक इसे विश्ना नज़र नहीं आया। हाफ पैग काउंटर के करीब रखे एक स्टूल पर प्राजमान होते इसने वहाँ की रस्म निभाने के लिए ऑर्डर दिया और ख़ुद खचाखच भरे हाल का जायज़ा लेने लगा। ये कोई बहुत आला दर्जे का नाइट क्लब नहीं था, लेकिन फैशन की दौड़ में आगे निकलने के लिए हर मर्दो जन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। मुख्तलिफ चेहरों से इसकी नज़रें फिसलती बिलाखिर एक चेहरे पर जा टिकी। विष्णु को अब तक इसने महज तस्वीरों में ही देखा था, लेकिन इसके नकूश इस हद तक हिफ्स हो गए थे कि पहले ही नज़र में से शनाख्त कर लिया। वो अपने इर्द गिर्द से बेनियाज एक नौजवान लड़की को बाहों में लिए महव रक्स था। लड़की ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन हिजान खेज लिबास में इसका आपे से बाहर होता जिस्म वह आने वाले विष्णु जैसे मर्दों को दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। तेज़ मेकअप और रंग बिरंगे डाई बालों की मदद से इसने खुद को अपने तय मज़ीद दिलकश बनाने की कोशिश की थी। माज के ख्याल में अगर वो ऐसा ना करते तो शायद कुछ माकूल नजर आती, लेकिन माकूलियत का वहाँ मौजूद लोगों से कोई ताल्लुक नहीं था। वो खुद भी इनसे मिलते जुलते हुलिये में वहाँ मौजूद था। हे हैंडसम, यहाँ क्यों बैठे हो? आओ इंजॉय करो। वो विष्णा और इसके साथी लड़की का जायजा लेने में मसरूफ था कि एक चमकते हुए स्याह स्कर्ट वाली लड़की इसके मुकाबले खड़ी हुई और इसका हाथ बेदुकल्फी से खींचते हुए इसे दावत दी। इसे दूसरे हाथ में यूं ही थामा हुआ जाम काउंटर पर रखा और मुस्कुराकर लड़की की दावत कबूल कर ली। अब वो भी डांस करने वाले जोड़ों में शामिल हो चुके थे। तुम बहुत हॉट हो, इसके साथी लड़की इसके कान में सरगोशी की। ये और बात के वहाँ जारी तेज म्यूजिक की वजह से सरगोशी भी चीख कर ही कहना पड़ रही थी, यह सब एकदम बेकार है। तुम जैसा हैंडसम बहुत लॉन्ग टर्म के बाद दिखाई दिया है। वो जोशो खरोश से इसके साथ रक्स करते मुसलसल बोलती जा रही थी। इसके लहजे से जाहिर था कि वो अच्छे खासे नशे में है। माज की तवज्जो उसकी बातों से ज़्यादा इस बात पर थी कि ज़्यादातर विष्णा के करीब हो सके और काफ़ी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी था। विष्णा की हालत से जाहिर था कि वो भी ठीक ठाक नशे में है। रक्स के दौरान वो लड़की के साथ बेहूदा और बेबाक हरकतें करने के साथ साथ बुलंद बाक कह के भी लगा रहा था। लड़की को इसकी किसी हरकत पर कोई एतराज़ नहीं था और वो ऐसे किलकारियाँ मार रही थी जैसे इसे ये हरकतें बहुत लुत्फ दे रही हैं। कुछ देर गुजरी थी कि वो दोनों वहाँ से रवानगी के मूड में दिखाई देने लगे। माज को भी अपने गले पड़ी बला से जान छुड़ाने की फिक्र हुई। इसके कंधा पर हिलाकर मुतवज्जो किया और छोटी उंगली उठाकर मखसूस इशारा करते हुए इजाज़त चाही। बोरिंग पर्सन, इसने मुंह बनाते हुए मजबूर ने इसे जाने की इजाज़त दी। इस असना में विष्णा इसके साथी लड़की बाहर निकल चुके थे। वो भी तेज से चलता हुआ इनके पीछे बाहर निकला। चल दफा हो।
मैं तुझे कबाब में हड्डी बनाकर अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। इसे देखा कि विष्णा खुद को देखकर गाड़ी की तरफ दौड़े आने वाले शख्स पर उलट पड़ा और इसे जोर से धक्का दिया। मैं हड्डी नहीं बनूंगा सर, मैं सिर्फ गाड़ी चलाऊंगा, इस शख्स ने, जो यकीनन ड्राइवर था, मुअद्दिबाना गुजारिश की। कहा ना दफा हो जाओ। इस बार विष्णा ने इसे एक लात रसीद की। इसके इस कारनामे पर इसकी साथी लड़की ने इसे बाकायदा तालियां बजाकर दाद दी। चाबी दे साले। इस दाद ने विष्णा को मजीद फुला दिया और इसे गर्दन अकड़ाकर ड्राइवर को हुक्म दिया। इस बार इसने खामोशी से गाड़ी की चाबियां निकालकर इसके हवाले कर दी। आओ डार्लिंग। विष्णा ने गाड़ी का दरवाज़ा गैर मुकफ्फल करते हुए लड़की से कहा। जब तक इसकी गाड़ी वहां से रवाना हुई, माज भी बाइक के हैंडल के साथ लटके हेलमेट को सर पर पहनकर इसे स्टार्ट कर चुका था। विष्णा की गाड़ी सड़क पर इससे चंद गज आगे जा रही थी। गाड़ी जिस अंदाज में चलने से देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि ड्राइवर मुकम्मल तौर पर अपने हवास में नहीं है। नशे में गर्क इस शख्स का ताक़ुब करने की से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी वो मोहतात था कि कुछ भी सही, विष्णा पुलिस वाला था और किसी भी लम्हे अपने ताक़ुब को महसूस करके चौंक सकता था। रात के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। ट्रैफिक का कम होना इसके हक में इस एतबार से ठीक था कि बावजूद इतनी ख़राब ड्राइविंग के वो अभी तक किसी हादसे से बचा हुआ था। इसकी तेज रफ्तारी एक और ओवरहेड ब्रिज पर चढ़ते हुए भी बरकरार रही। आधे पुल तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक ही मास ने गाड़ी को बेकाबू होकर पुल की रेलिंग की तरफ बढ़ते हुए देखा। इसके बाद बस एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और विष्णा की गाड़ी मंजर से गायब हो गई। शिट। आलिम झुंझुलाहट में मास के लबों से सिर्फ एक लफ्ज़ निकल सका। डॉक्टर सोबिया आपकी कॉल है। वो राउंड मुकम्मल करके अभी वार्ड से निकली ही थी कि एक नर्स की दी इत्तला ने हैरान कर दिया। मेरा फ़ोन। हैरत तो इस्तफसार में ढली और बेसाख्ता ही इसने गाउन की जेब में हाथ डालकर अपना मोबाइल बाहर निकाला। जी कोई लड़की है जो आपसे बात करना चाहती है, नर्स इसे बताकर आगे बढ़ गई। और वो जो इस ख्याल के तहत अपना मोबाइल चेक कर रही थी कि शायद मोबाइल वाइब्रेशन पर होने की वजह से घर से अमली कोई कॉल मिस कर बैठी है, इसलिए अब इसे अस्पताल के नंबर पर कॉल की गई है, चौंक सी गई और तेज कदमों से डॉक्टर्स रूम की तरफ लपकी। वहाँ इस वक्त सिर्फ 2 डॉक्टर्स मौजूद थी, जो ढीले डाले अंदाज में बैठी गर्म चाय की मदद से अपने थकन उतारने की कोशिश कर रही थी। हेलो। फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए बोली तो इसकी आवाज़ में खुद ब खुद ही कपकपाहट दर आई। पता नहीं क्यों, लेकिन इसके दिल में एक ख्याल सा था कि आने वाली ये कॉल गैर मामूली है। अस्सलाम वालेकुम सोबी आपी। मुझे मालूम है कि आप मेरी आवाज़ पहचान गई होंगी, लेकिन प्लीज़ मेरा या हम में से किसी और का नाम मत लीजिएगा। इसके हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से तेज़ी से सब कुछ कहा गया कि शदीद हैरान होने के बावजूद इसे ज़ुबान से एक लफ्ज़ तक निकालने का मौका नहीं मिला था। मैं बहुत रिस्क लेकर सिर्फ आप लोगों की तसल्ली के लिए कॉल कर रही हूँ। प्लीज़ इस कॉल पर ऐसा कोई रिएक्शन मत दीजिएगा कि कोई मुतवज्जो हो जाए और सब किया धरा बेकार चला जाए। वो इसे हदायतों पर हदायतें दे रही थी, लेकिन इसके लहजे की कपकपाहट से जाहिर था कि वो खुद भी इस वक्त खासी जज्बाती हो रही है। कैसी हो तुम और बाकी सब कैसे हैं? सोबे ने अपनी फितरत के मुताबिक खुद को जल्द संभाल लिया और ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। मैं ठीक हूँ आपी और खुश हूँ कि इस वक्त हम तीनों एक जगह पर मौजूद हैं। इसे बताते हुए अलीना की आवाज़ भरासी गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सोबे ने बेइख्तियारी एक पुरस्कून सांस ली और गुफ्तगू को जारी रखते हुए बोली, हम सब तुम लोगों के लिए बहुत परेशान थे। अब तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे कैसे इत्मीनान हासिल हुआ है वो तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे मालूम है सब, इसलिए तो पाबंदी के बावजूद मैंने आपको कॉल करने का रिस्क लिया है। अब कम से कम आपको ये तो इत्मीनान रहेगा कि हम सब सलामत और महफूज हैं। कैसी पाबंदी? किसने लगाई है ये पाबंदी? इसने कदरे परेशान होकर अलीना से दरियाफ्त किया और दर्जीदा नज़रों से अपनी कुलीज़ को देखा। वो उसकी तरफ से बेनियाज अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। है एक बही ख्वाह और हमदर्द जिसने हमारे लिए एक राह निकाली है। बस अब अल्लाह से दुआ है कि भाई को हमारे महफूज और बाही खैरियत होने की खबर मिल जाए तो वो अपनी रिहाई के लिए आज़ादी के साथ हाथ पैर चला सके। इस बार इसके लहजे में वाज़ेह तौर पर आंसू की आमेजिश थी। इसकी कॉल आई थी, तुम लोगों के बारे में सुनकर परेशान हो गया था। अब दोबारा कॉल की किसी खुशखबरी सुना दूंगी। सोबे खुद बेहतुल इम्कान मुहताद अल्फाज में गुफ्तगू कर रही थी। कैसे हैं वो? क्या उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया? अलीना सुनकर ही बेचैन हो गई। बताया तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी तरफ भी हालात में कोई तब्दीली आई है, वरना वो यूं कॉल नहीं कर सकता था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। एक बार, बस एक बार वो अपनी मजबूरियों की जंजीर तोड़कर हम तक पहुंच जाए तो फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और वो भी हमारे साथ आराम और सुकून से रह सकेंगे। अलीना की आवाज़ के लिए बेकरारी अपनी जगह, लेकिन सोबिया इसके लबो लहजे में वाज़ेह इत्मीनान और एतमाद महसूस कर रही थी और यूँ लगता था कि इसे अपने महफूज होने का भरपूर यकीन है। जब भी वो मास को भी अपने साथ देखने की ख्वाहिश कर रही थी। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे। इसने महसूस कर लिया था कि सबके साथ मिलकर रहने की इस जिक्र में खुद इसकी अपनी ज़ात का कोई तज़किरा नहीं था, फिर भी खुलूस से दिल से दुआ दी। इसे मास के साथ रहने से ज़्यादा इसके सलामत रहने से दिलचस्पी से जो महसूस किया था इसका बुरा नहीं माना था। अच्छा भी इजाज़त दे आपी, फिर कभी मौका मिला तो दोबारा कॉल करूँगी।
वो जाने कितनी मजबूर थी कि ना खुद ज़्यादा सवाल किए थे ना इसे करने का मौका दिया था। क्या बात है डॉक्टर सोबिया, कोई परेशानी की बात है क्या? वो लाइन बेजान होने जाने के बावजूद रिसीवर थामे गुमसुम खड़ी थी कि मौजूद अपनी कुलीग्स में से एक के टोकने पर चौंकी। नहीं, बस वो अम्मी का बीपी हाई हो गया था तो घर से कॉल दी से वो मुश्किल खुद को संभाल कर बहाना बनाया। अगर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो छुट्टी लेकर घर चली जाए। हाँ, बात करके देखती हूँ। मशवरे ने इसे मंजर से गायब होने का मौका फराहम कर दिया और वो रिसीवर क्रीड पर डाल के तेज से बाहर निकल गई। अलीना की इस कॉल के बाद काम में दिल लगना मुश्किल ही था, इसलिए बेहतर था कि वो छुट्टी लेकर घर ही चली जाए। कल किसके साथ थी तुम? क्या मतलब किसके साथ? जलील के सवाल पर इसका बालों में ब्रश करता हुआ हाथ साकित हुआ और इसने आईने में अपने अक्स के पीछे नजर आते जलील के अक्स को सवाली नजर से देखा। सीधा साधा सवाल है, अब इसका मतलब क्या बताऊं तुम्हें? जलील के सदले जिसे गड़बड़ाने का एहसास दिला दिया। कल मैं सजल को चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गई थी और वापसी पर भी इसके साथ हुई। वापस आने के बाद घर से बाहर नहीं निकली। वो आप ही बताएं कि आपके इस सवाल का मेरे पास क्या जवाब हो सकता है? अंदर से अंदेशों में घिर जाने के बावजूद इसने बेनियाजी का मुजाहरा किया। तुम इतनी मासूम नहीं जितनी बन रही हो। जलील यकदम अपनी जगह से उठकर इसके करीब आया और इसके बाजू में अपनी उंगलियां घूंपते हुए तंजिया लहजे में बोला, आप वाज़ेह की बात नहीं करते? इसने आंखों में आ जाने वाली नमी को मुश्किल जब्त किया। कल मैंने तुम्हें और सजल को पार्क में एक मर्द के साथ देखा था। सजल की जान पहचान का तो यहाँ कोई नहीं, इसका मतलब है कि वो तुम्हारा ही कोई जानने वाला था। जलील की आंखों में लहराते शक के साए वाज़ेह तौर पर देख सकती थी। वो मेरा जानने वाला नहीं था, बस इत्तफाकन इससे टकराव हो गया था। वैसे जैसे माजी में कुछ राह चलते तुम्हारे आशिक के पैगंबर मिल जाया करते थे। जलील के लहजे के साथ साथ इसके बाजू पर उंगलियों की गिरफ्त भी मजीद सख्त हो गई थी। कैसी बातें कर रहे हैं जलील? मैं जुबान होती बच्चियों की माँ हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में इन बातों की गुंजाइश कैसे हो सकती है? वो बिलबिलासी गई। गुंजाइश तो एक औरत की ज़िंदगी में उसी वक्त ख़त्म हो जाती है जब वो किसी के साथ शादी के बंधन में बन जाती है। लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ वो बार बार के पैगाम, खामोश टेलीफोन कॉल्स और जगह जगह किया जाने वाला ताकुब। जलील ज़हरखंद हुआ। ऐसा सिर्फ चंद माह तक हुआ था, लेकिन आप इतने बरस गुजर जाने के बाद भी जब मौका मिलता है इन बातों को दोहराने बैठ जाते हैं। खुदा के लिए छोड़ दें ये बातें। हमारी बच्चियां जवान हो रही हैं, अब आपको मुझ पर ऐसे इल्ज़ामात लगाते हुए मुहतात रहना चाहिए, इसने गोया जलील से दरख्वास्त की। बहुत खूब फिरदौस बेगम, यानी कि मुहतात भी मुझे ही रहना चाहिए। तुम्हें आज़ादी है कि तुम पार्कों में और होटलों में जब जिससे चाहे मिलती फिरो। इसकी आवाज़ बुलंद हो गई। मैं किसी से नहीं मिली, वो बस एक इत्तेफाक था। सजल को बुरी तरह चक्कर आ रहे थे। तुम कुछ देर के लिए इस पार्क में रुक गए थे। वही वो शख्स हमें मिला था जिसने मेरी दरख्वास्त पर सजल के जूस ला कर दिया था और फिर कुछ देर इसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए हमारे साथ बैठ गया था। वो समझ तो पहले ही चुकी थी कि जलील इन्हें माज के साथ देख चुका है, बस बहाना तराशने में थोड़ी सी मोहलत हासिल की थी। अल्लाह बेहतर जानता है कि चक्कर सजल को आ रही थी तो मुझ चक्कर देने की कोशिश कर रही हो। जलील ने इसे घूर कर देखा। आप चाहें तो सजल से पूछ सकते हैं, इसे पूछकर ही अपनी सुबकी करवा लूँ। यहाँ वालों के दिलो दिमाग में तो वैसे ही तुम्हारे किरदार के हवाले से शकूक मौजूद है। अब मैं इस दूसरे मुल्क से आई लड़की को भी सवाल जवाब करके जता दूं कि मुझे मेरी बीवी के किरदार पर भरोसा नहीं है। जलील को इसकी तजवीज़ सख्त नागवार गुजरी। आप मेरा भरोसा करने लगे तो किसी की मजाल नहीं कि मेरे तक उंगली उठा सके, लेकिन आपने खुद ही मुझ पर एतबार नहीं किया। वरना हकीकत तो ये कि आपसे शादी के बाद मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। भीगी हुई आवाज़ में सब कहती वो जानती थी कि हमेशा की तरह अब भी इसके अल्फाज रायगा ही जाएंगे। जिस औरत का आशिक शादी के बाद भी इसका ताकुब करता रहा हो, इसका शोहर मरते दम तक इस पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो सिर्फ इसलिए कि मुझे अब्बा जी को दिए वादे का पास है। जलील ने इसका बाजू को एक झटका दिया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद फिर दोस्त हारे हुए अंदाज में दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई। इसे बरसों से जिस जुर्म की सजा दी जा रही थी वो इससे सरजद ही नहीं हुआ था। कहीं कोई आपको देखे और खुद ही आपके इश्क में मुब्तला होकर दीवानगी का मुजाहरा करने लगे तो आप क्या कर सकते हैं? वो भी किसी की तूफानी मोहब्बत के सामने कुछ नहीं कर सकी थी। इसने हर शरीफ लड़की की तरह बस ये किया था कि वालिदैन के मुंतखब करदा रिश्ते के लिए सर झुका दिया था और अपने तय इस दीवाने को पीछे छोड़ाई थी। लेकिन इस दीवाने ने यह समझने में बहुत देर लगा दी थी कि वो इसके लिए बनी ही नहीं थी। इसकी यह नासमझी फिर दोस्त को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा गई थी और शादी के 14-15 बरस गुजर जाने के बावजूद भी वो जलील के नज़र में मोतबर नहीं थी। सूरत, सीरत, नसब और तालीम किसी शय में कमी न होने के बावजूद वो जिस मुकाम पर आकर हारी थी इसके लिए किस्मत को इल्ज़ाम देती या इस दीवाने को इससे कभी फैसला नहीं हो सका था। बीबी, आपको बड़ी बीबी याद कर रही हैं। वो सिराने से सर की पुष्टि का जाने किन सोचों में उलझी हुई थी कि पैगाम लेकर आने वाले मुलाजमा की आवाज़ ने चुका दिया। मुझे हाथ से अपनी जानिब इशारा करते हुए कदरे हैरत से तस्दीक चाहिए।
जी उन्होंने मुझसे कहा कि सजल बीबी से कहो कि जरा अपने हुजरे को छोड़कर अपनी शक्ल दिखाने की जहमत कर लें। मुलाजमा ने इसके सामने मिनोअन नसरीन के अल्फाज दोहराए तो अहानत के एहसास से इसका चेहरा कदरे सुर्ख पड़ गया। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जब्त का मुजाहरा करते इसने मुलाजमों को नरमी से जवाब दिया और बिस्तर से पैर नीचे उतारते हुए अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया। आज इसकी तबीयत कदरे बेहतर थी। दवाओं की तब्दीली ने असर दिखाया था। फिरदौस की हदायत पर मुलाजमा शाहिदा और फिरदौस की बेटी इसका ख्याल रख रही थी। कुव्वत बख्श ग़िज़ा की फराहमी के साथ साथ आराम का भी ख्याल रखा जा रहा था। मुलाजमों को तो जिम्मेदारियों की वजह से कम मौका मिलता था, लेकिन बच्चों की कोशिश होती थी कि अपने फारिग औकात में आज़म को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखें। इस वक्त भी आज़म इन्हीं के पास था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आपने मुझे याद किया। नसरीन के हुजूर पेशोगी से धीमी आवाज़ में मुखातिब किया। क्या करे बीबी, तुम्हें खुद तो कोई ख्याल ही नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें ही तुम्हें याद करना पड़ा। इसके इस्लाम का जवाब गोल करते हुए उन्होंने तंज का तीर चलाया, लेकिन नज़र हनूस स्वेटर के उस नमूने पर थी जिसे वो बड़ी मुहारत से बुन रही थी। मैं समझी नहीं भाभी, इनके लबो लेजने से कंफ्यूज किया। इतनी नन्ही भी नहीं हो तुम। खैर से दूसरी शादी और गैर जिम्मेदारी का ये हाल है कि जैसे अभी 16 का सन लगा हो। इस बार भी उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय तंज का तीर चलाया। इस तर्ज गुफ्तगू की आदी न होने के बावजूद सदर ने जब से काम लिया और खामोशी से देखती रही। देखो बीबी, साफ साफ बात है कि अब तुम इस घर में मेहमान नहीं, इसलिए तुम्हारा यूं रात दिन बिस्तर तोड़ते रहना बनता नहीं। हमारे यहाँ घर को महज मुलाजमों के जिम्मे छोड़ देने का रिवाज नहीं। तुम्हें चाहिए कि तुम खुद इस बात को समझो और आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को हाथ में पटाओ। उनमें तेज रफ्तारी से फंदे डालते हुए बिलाखिर बात क्या डाली। आई एम सॉरी भाभी, वो असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो खैर बताएं क्या करना है। वो जानती थी कि अब वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान के बजाय अनचाही बहू की हैसियत रखती, इसलिए मुफाहमत की राह तो इख्तियार करना ही पड़ेगी। शाहिदा सवैयाँ बैठ रही हैं, तुम भी इसका हाथ बटा दो ताकि जल्दी से काम निमट जाए। शकील कह रहे थे कि अब्बा जी घर वापस आने पर इसरार कर रहे हैं। हो सकता है कि एक आध हफ्ते में वापस आ जाए। इन्हें हाथ की बटी हुई सवैयाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इनके आने से पहले पहले सवैयाँ तैयार हो जाए। उन्होंने इसे काम बता दो जितला दी, उसके लिए खुशकुन थी। जी ठीक है। इसने इनसे ये नहीं कहा कि जो काम इसे बताया गया है वो सिरे से करना नहीं जानती। वो धीमे मिजाज की मालिक थी और ज़रूरत से ज़्यादा मुफाहमत से काम लेना चाहती थी, इसलिए खामोशी से इनके हुक्म को तस्लीम किया और जाकर शाहिदा के साथ शामिल हो गई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है बीबी, आप क्यों यहाँ आ गई? आप आराम करें, ये काम मैं खुद निपटा लूँगी। शाहिदा ने इसे रोकना चाहा। नहीं है, मेरी तबीयत बेहतर है, तुम मेरी फिक्र ना करो और बस मुझे बता दी जाओ कि ये कैसे करना है। इसने शाहिदा के मुकाबले बैठते और नरम लेकिन कती लहजे में कहा तो वो मजीद इसे रोक नहीं सकी और समझाने लगी कि ये काम किस तरह किया जाता है। शाहिदा की रहनुमाई में सवैयाँ बटने का काम करते हुए अभी से मुश्किल से 10 मिनट ही गुजरे थे कि फैसल वहाँ चले आया। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। फैसल का ये ख्याल करता हुआ लहजा इसके लहजे में भी था। तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है शाहिदा? फिरदौस भाभी ने तुमसे कहा था ना कि बीबी के आराम का खास ख्याल रखना, तो तुम इन्हें यहाँ अपने साथ काम में लगा रखा है। अब वो शाहिदा को गुस्से से गुर्रे से डपट रहा था। मैंने तो मना किया था जी, पर बड़ी बीबी खुद ही। इस बेचारे ने मिमनाते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन फैसल को सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी। अब वो सजल का हाथ थामे इससे पुरस्रार लहजे में कह रहा था, चलो उठो यहाँ से, चलकर अपने कमरे में आराम करो। प्लीज़ फैसल, ये क्या कर रहे हैं आप? नसरीन भाभी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं ऐसे उठकर चलेगी तो इन्हें बुरा लगेगा। वो एक तरफ फैसल के इस रवैये पर हैरान थी तो दूसरी तरफ नसरीन की नाराज़गी की भी फिक्र थी। भाभी से मैं खुद बात कर लूँगा, बस अब तुम बहस नहीं करो और चलो मेरे साथ। फैसल अपनी जिद पर अड़ा रहा तो इसने हार मान ली, उसके साथ उठकर चल पड़ी। मैं भी घर आया था, तुम कमरे में नहीं मिली तो तुम्हें ढूंढता वहाँ पहुँच गया। क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें एक मुलाजमा के साथ बैठकर काम करने की? अब वो इस पर खफगी का इज़हार कर रहा था, लेकिन इस खफगी में हलावत भी थी। घर की सारी खवातीन कुछ ना कुछ करती रहती हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं। इसके रवैये की तब्दीली पर गौर करते हुए इसने बुद्धबारी से जवाब दिया, गलतफहमी है तुम्हारी कि ऐसा कुछ है। यहाँ सब काम मुलाजमाएँ करती हैं, बस इतना है कि ये ख्वातीन अपनी बोरे दूर करने के लिए शुगल के तौर पर कभी कभार अपने हाथ पैर हिला लेती हैं, लेकिन तुम्हें फ़िलहाल इसकी भी इजाज़त नहीं है। पहले पूरी तरह सेहतयाब हो जाओ, फिर जो चाहे करती रहना। और ख्वाबगाह के अंदर पहुँच गए थे। समझ गई ना मेरी बात? इसे एकदम अपना आजू फैलाकर सजल की गिर लपेटे से इफ्तार किया तो वो गूंग रह गई। ये मेहरबान लहजा, तवज्जो और इल्तफात सब बहुत अजनबी सा था। वो फैसले से सब की तवक्को नहीं रखती थी। मुझे मालूम है कि मुझे तुम्हारे हक में ज्यादती हुई, लेकिन यकीन मानो मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। बस हालात के अचानक तब्दीली ने मुझे उलझा कर रख दिया था और मेरा बस चूंकि सिर्फ तुम पर ही चल सकता था तो मैं अपनी झुंझलाहट तुम पर निकाल रहा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसने सजल को बाजू के घेरे में लिए बेड पर ले जाकर बिठाया और अपने रवैये की वजाहतें देने लगा। इतने अचानक एहसास कैसे हुआ आपको? इसकी इतनी बातों के जवाब में सजल ने स्पाट लेजे में एक सवाल किया तो
इसकी चलती जुबान को जरा सा ब्रेक लगा, फिर झिंपी हुई हंसी के साथ बोला, शकील भाई से ठीक ठाक डांट पड़ी है यार। इनके अंदाज से लग रहा था कि वो मेरे भाई के बजाय साले साहिब हो। शकील भाई ने वाकई मुझे एक भाई होने का एहसास दिलाया है। अगर इनका हमदर्द रवैया न होता तो जाने इन हालात में मैं कहाँ से कहाँ जाती। वो दिल से शकील की ममनून थी। भाई वाकई बहुत ज़रूरतमंदी से तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इस चक्कर में उन्होंने अच्छे खासे जमे मुश्तरका बिजनेस को भी दाव पर लगा दिया है। बाकी दूसरे भाई जुबान से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जाहिर है इन्हें इस पर एतराज़ है। बाबा साईं माली नुकसान का ज़्यादा कर देंगे, बस किसी तरह अद्दा साई की रिहाई का इंतजाम हो जाए। अद्दा साई के सामने हमारे लिए मालो दौलत की कोई हैसियत नहीं है। इन्हें बचाने के लिए बाबा साईं अपनी पूरी जायदाद दाव पर लगा सकते हैं। ठहरे हुए लहजे की मालिक होने के बावजूद अपने भाई के लिए खासी जज्बाती थी। चाचा साईं के रवैये से इन बातों की तस्दीक नहीं होती। कल उन्होंने किसी जरिए से कुछ रकम भिजवाई, लेकिन वो इतनी थोड़ी है कि इसे ऊँट के मुँह में जीरे के बराबरी कहा जा सकता है। फिलहाल हम अपने बिजनेस की बात नहीं करते, लेकिन इन्हें तो सोचना चाहिए कि आलम के मामले को हैंडल करने के लिए पानी की तरह रुपया बहाना होगा। वैसे इसने फरार की कोशिश में जो किया है, इससे इसका केस मजीद बिगड़ गया है। किसी रुकावट की वजह से बाबा साईं ज़्यादा रकम नहीं भिजवा सके होंगे, लेकिन यह तय है कि वो अद्दा साईं के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। इसे अपने बाप पर पूरा भरोसा था। तुम एक बहन हो और बेटी के दिमाग से सोच रही हो, इसलिए ऐसा कह रही हो, लेकिन चाचा साईं एक सियासतदान और जागीरदार हैं, इसलिए वो तुम्हारी तरह जज्बाती अंदाज में फैसला नहीं कर सकते। इस वक्त इन्हें आलम के साथ साथ अपनी बका की भी फिक्र होगी। वो हिसाब किताब कर रहे होंगे कि आलम को बचाने के कितने फीसद इम्कानात हैं। इन्हें रोज़ बरोज़ बिगड़ती सूरत हाल की भी पूरी खबर होगी, इसलिए उन्हें खदशा होगा कि शायद बहुत कुछ खर्च करके भी अपने बेटे को इस मुश्किल से नहीं निकाल पाए। ऐसे में अगर वो बेटे को इस हाल पर छोड़कर अपना रुपया जायदाद बचाने का फैसला कर ले तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। फैसल ने बात नहीं की थी, इसके दिल पर तीर मारा था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो एक झटके से इसके पैरों से उठ खड़ी हुई। मैं वही कह रहा हूँ जो हकीकत है, बस तुम इस हकीकत को समझना नहीं चाहती। फैसल अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। तूफ़ा ऐसी हकीकत पसंदी पर मैं आपसे ज़्यादा अपने बाबा साईं को जानती हूँ। इनके अपनी औलाद दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। वो कोशिश के बावजूद अपने गुस्से पर काबू में रखने में बुरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही थी। वो चेहरा सुर्ख हो गया था। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो जायदाद में से अपना हिस्सा मांग कर देखो। अगर उन्होंने तुम्हारे हिस्से की मुसावी कैश यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो मैं मान जाऊँगा कि तुम्हारे बाबा साईं को अपनी औलाद मालो दौलत से बढ़कर प्यारी है। इसने गोया सजल को चैलेंज दिया। मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि सारे मामला निमटने के बाद मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊँगी और हमारे दरमियान मौजूद ये नामनिहात कागज़ी रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आप अपनी मर्जी से शादी करके सवेरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिएगा। किसी चैलेंज को कबूल करने के बाद इसने फैसल को दो टोक लहजे में जवाब दिया तो लम्हों में इसकी शख्सियत पर चढ़ा मुलम्मा उतर गया और वह तैश के आलम इस पर झपटा। तलाक की बात करती है साली, कौन सा यार छोड़कर आई है पाकिस्तान में जिसकी खातिर वापस जाने के लिए फड़फड़ा रही है। इसने सजल की चुटियों को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लिया था। उसके सर को बुरी तरह झटके देते हुए कहरबार लहजे में इल्ज़ाम लगा रहा था। शादी से पहले गैर लड़कों से याराना लगाने और इन्हें अपने काबू में रखने का काम तुम्हारी सवेरा जैसी लड़कियां करती होंगी। मैं सदाकत शाह की बेटी हूँ और सदाकत शाह की बेटियां बेहया नहीं हैं। फैसल के आयद करदा इल्ज़ाम ने इसे भी तैश ला दिया और खिलाफ आदत वो बहुत कुछ कह गई। जुबान चलाती है मुझसे, बकवास करती है, तेरी जैसी सत्ती साबितों को ऐसी की तैसी। इसे सिर्फ जुबान से नहीं अमलन भी लम्हों में इसकी ऐसी की तैसी करके रखती। थप्पड़ लाते घोंसे वो तशद्दुद का हर हरबा इतनी तेजी से इस पर आजमा रहा था कि इसे अपने बचाव करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। शोर शराबा सुनकर जब तक दूसरे लोग वहां पहुंचते वो इसे मार मार कर नीला पीला कर चुका था। तेरी जैसी अरियल घोड़ी को लगाम डालना खूब आता है मुझे। 2 दिन में तीर की तरह सीधा न कर दे तो मेरा नाम फैसल नहीं है। घर वाले बेमुश्किल इसे काबू करके कमरे से बाहर घसीट कर ले जाने लगे तो वो जाते जाते धमकी देना न भूला। सजल फिर दो जो सबके साथ बाहर निकलने के बजाय वहीं खड़ी रह गई थी। घुटनों के बल नीचे पड़ी सजल के करीब बैठी और इसे पुकारा। जवाब में इसके मुंह से फक्त एक आह ही निकल सकी, दरिंदे। फिर दो ज़ेरेला बड़बड़ाई और इसके बिखरे वजूद को संभालने की कोशिश करने लगी। इस कोशिश के दौरान इसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू टपकते चले जा रहे थे। इस वक्त इसके सामने सिर्फ सजल का बिखरा हुआ वजूद ही मौजूद नहीं था, वो इसमें फिर दोस्त का अक्स भी देख रही थी। ऐसा अक्स जिसे इसने खुद ही किरची किरची करके समेटा था और अब बड़े हौसले से जिए चली जा रही थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।